अगर आपने कभी कुत्ते, बिल्ली या फिर मछलियां पाली होंगी तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने देखा होगा कि जब वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं तब क्या होता है। वैसे तो ये सभी चीजें नेचुरल और नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कुछ जानवर हैं जिनकी जन्म देने की प्रक्रिया अद्भुत होने के साथ ही अजीब भी होती है। कुछ अपने बच्चों को पेड़ों के ऊपर जन्म देते हैं तो कुछ अपने पार्टनर्स के बिना ही। तो आइए आज हम कुछ इसी तरह के जानवरों के जन्म देने की अद्भुत प्रक्रिया को देखते हैं। हैमरहेड शार्क। पानी के अंदर जन्म देना बिल्कुल भी आसान नहीं है और समुद्र के शिकारी राजा और रानियों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए खुद को इवॉल्व किया है। शार्क अलग अलग तरीकों से जन्म दे सकती है, वे अंडे भी दे सकते हैं। वहीं 60% शार्क्स विविपरस होती हैं जो कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे सकती हैं और हैमरहेड शार्क का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उनके आकार को ध्यान में रखते हुए आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हैमरहेड शार्क का जन्म एक टॉर्पीडो के जैसे होता है और उनका माथे का ये आकार बाद में विकसित होता है। वैसे तो ये एक बार में 12 से 15 पिल्लों को जन्म दे सकते हैं। वहीं बड़ी हैमरहेड शार्क एक बार में 40 पिल्लों को जन्म दे सकती है। लेकिन इनके बारे में जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए मेल की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, जब मेल्स नहीं होते तब हैमरहेड शार्क्स बिना उनके ही जन्म देने में सक्षम होती हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, जहां मां के अंदर एक अनफर्टिलाइज्ड एग एक्टिवेट होता है जो फर्टिलाइज्ड एग की तरह बिहेव करता है, जिसके लिए सिस्टर पोलर बॉडी नाम का सेल जिम्मेदार होता है, जिसके बाद ये एक शार्क पप के रूप में तैयार हो जाता है। क्योंकि इनमें फादर शार्क का किसी तरह का योगदान नहीं होता है, इसीलिए इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी देखी जा सकती है। इनमें आप देरपी फिश के गुण भी देख सकते हैं और वर्जिन बर्थ में ऐसा होता है तो मफिर जिसू के जन्म के पीछे भी कई सवाल हो सकते हैं। अजीब फ्लैटवर्म्स। अगर आपको अजीब चीजें ज्यादा पसंद हैं तो अब मैं आपको प्लानेरियन फ्लैटवर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। टर्बुलेरिया फैमिली को बिलोंग करते हैं ये एक ऐसे जीव हैं जो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही तरीकों से ब्रीड कर सकते हैं। जब वे संभोग करना चाहते हैं तब वे एक हो जाते हैं और क्योंकि वे हर्माफोरडिक्ट होते हैं तो वे एक दूसरे के अंडों को फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं थोड़ी अजीब होती हैं। प्लानेरियन फ्लैटवर्म्स ट्रांसवर्स फिशन नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके खुद को किसी पत्थर से टकराकर 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये दोनों ही हिस्से बाद में रीजनरेट हो जाते हैं और आपको 2 वर्म्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, इनमें ब्रीडिंग की प्रक्रिया खुद को काट कर भी की जाती है। पूंछ का भाग एक नया रीजनरेट कर सकता है, वो भी 7 दिनों के अंदर। क्या बात है यार, इतना समय तो मुझे एक शर्ट को आयरन करने में लगता है। वैज्ञानिक भी इनके इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस से काफी ज्यादा मोहित हैं और उन्हें लगता है कि इससे शायद हम एक सुपर ह्यूमन मेडिसिन बना सकते हैं, या फिर हो सकता है कि भविष्य में ट्विंस के जन्म लेने की प्रक्रिया थोड़ी सी अजीब हो। हम्पबैक व्हेल। ये एक अद्भुत हम्पबैक व्हेल है और इनके जन्म देने की प्रक्रिया की ये सबसे पहली फुटेज है। बस के साइज की ये सी मैमल फ्लेक बर्थ नाम की एक प्रक्रिया से गुजर रही है, जहां काफ का जन्म पूंछ के भाग से पहले होता है। वैसे तो एक हम्पबैक व्हेल का बच्चा 12 महीनों तक गर्भ में रहता है और जन्म के समय उसका वजन 1.5 टन और हाइट तकरीबन 15 फीट जितनी होती है। और सिर्फ यही नहीं कहा जाता कि ये व्हेल सबसे ज्यादा लंबी माइग्रेशन जर्नी भी करती है। लगभग 16,000 माइल्स की यात्रा वे हर साल करती हैं और जन्म देने के बाद भी ये प्रक्रिया रुकती नहीं है। इन बच्चों का जन्म एक गर्म इक्वाटोरियल जगह पर होता है और ये अपना काम करना शुरू कर देती हैं। मतलब ये कि वे वापस अपने घर की ओर ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। वैसे तो ये बच्चे तैरते हुए ही पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी सांस लेने के लिए इन्हें मादाओं की पीठ पर ट्रैवल करते हुए देखा जा सकता है। अब इसे कहते हैं व्हेल अपब्रिंगिंग। स्लॉथ्स। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया कितनी सरल होती है? क्या आपको ऐसा कोई तरीका मालूम है जिससे इसे और भी ज्यादा मुश्किल बनाया जा सके? नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे इस लाइन को स्लॉथ ने सीरियसली ले लिया है क्योंकि वे अक्सर पेड़ों के ऊपर जन्म देते हैं। वैसे तो स्लॉथ्स को एनिमल किंगडम में अपने आलस और धीमी गति के लिए जाना जाता है। मेरे इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि स्लॉथ्स अपने पेड़ों पर बसे घर को सिर्फ एक ही बार शौच करने के लिए छोड़ते हैं। यहाँ तक कि जन्म देने की प्रक्रिया के लिए भी ये जमीन पर नहीं उतरते। इसीलिए 6 से 12 महीने के गेस्टेशन पीरियड के बाद वे पेड़ों के ऊपर ही जन्म देने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की एंट्री इस दुनिया में हमेशा अच्छी नहीं होती। आमतौर पर वे अपने सामने के अंगों का इस्तेमाल करके अपनी माँ के फर को पकड़े रखते हैं और उसके बाद इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन कई बार उनका अम्बिलिकल कॉर्ड उन्हें जमीन पर गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद वे अपनी माँ को अगले 6 महीने तक अपने नाखूनों की मदद से पकड़े रहते हैं। मैं तो कहूंगा भाई कि इस तरह के स्टंट वाले जन के आगे तो एक स्टंटमैन भी फेल है। सूरीनाम टोड्स, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें छोटे और अजीब छेदों, मेंढक और प्रेगनेंसी से डर लगता हो। तो आइए, आपका नर्क में स्वागत है। आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो असल में एक सूरीनाम टोड को लाइव जन्म देते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेट पर मौजूद ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये टोड आमतौर पर ब्राजील, सूरीनेम, बोलीविया और पेरू में पाए जाते हैं और जब ये फीमेल के साथ संभोग करते हैं तब कम से कम 60 से 100 अंडे रिलीज करते हैं, जो मेल टोड बाद में फीमेल की पीठ पर धकेलता है। बाद में 2.5 महीने के बाद ये अंडे मादा की त्वचा में ही हैच होते हैं और धीरे धीरे सभी टोड्स फीमेल के शरीर में से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद महिला अपनी त्वचा को त्याग कर ये प्रक्रिया दोबारा शुरू कर सकती है। मुझे यकीन है कि इस तरह की जन्म देने की प्रक्रिया को देखकर आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन ये एक ऐसी एवोल्यूशनरी टैक्टिक है जिसकी मदद से ये अपने बच्चों को शिकारियों से बचाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, तो याद रखिएगा, इससे बुरा और भी बहुत कुछ होता है। सी हॉर्स, कभी कभी एक आदमी वही करता है जो उसे करना होता है, जिसमें जन्म देना भी शामिल है। सी हॉर्सेस इस तथ्य के लिए मशहूर हैं कि वो एक ऐसी प्रजाति हैं जिसमें सिर्फ मेल ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। संभोग के दौरान फीमेल अपने अंडे मेल्स को ट्रांसफर कर देती है और जैसे ही उनका पाउच बंद होता है, अंडे फर्टिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, जिनका गेस्टेशन पीरियड 10 से 25 दिनों तक का होता है। ये अंडे फिर इस पाउच में ही हैच होते हैं, जिसके बाद मेल के जन्म देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 12 घंटे तक चलने वाले स्पर्म की मदद से वे लगभग 2500 बच्चों को जन्म देते हैं। ये आंकड़ा स्पीशीज पर भी निर्भर करता है। सुनने में ये आंकड़ा काफी बड़ा लगता है, लेकिन इसके 0.5% चांसेस हैं कि ये बच्चे एडल्टहुड देख पाएंगे, क्योंकि जन्म के बाद इन्हें तुरंत छोड़ दिया जाता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों को जन्म देने के बाद पिता एक बार फिर जन्म देने की प्रक्रिया के लिए तैयार होता है। भले ही वो जन्म देने के बाद अपने बच्चों के पास मौजूद ना हो, फिर भी सी हॉर्स को फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। जॉफिश, दांतों में कुछ फंस जाना सबसे बुरा, खास करके अगर वो आपका खुद का बच्चा हो। एक मिनट, मैंने अभी क्या कहा? सूरीनाम टॉड की तरह कैरिबियन बैंडेड जॉफिश जस्टेशन के दौरान अपने बच्चों को अपनी सतह पर ही रखते हैं, वो भी अपने मुंह में। और यही नहीं, बिल्कुल सी हॉर्स की तरह पेरेंटिंग की ड्यूटी मेल्स की होती है। फीमेल्स अंडे रिलीज करती हैं और जैसे ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, मेल्स इन्हें अपने मुंह में रख लेते हैं ताकि वे इन्हें शिकारियों से अपने अजन्मे बच्चों को बचा सकें। इसीलिए जब तक ये मछलियां जब तक कि बच्चों को 7 से 9 दिनों में जन्म नहीं दे देती, तब तक वे कुछ भी नहीं खाती, जिसके कारण वे काफी कमजोर हो जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे भूखे रहने के बावजूद भी कभी भी अपने बच्चों को नहीं खाती। और ये वर्थ भी है, क्योंकि अपने इस बर्थिंग सीजन के दौरान एक मेल कम से कम 500 रिलीज करता है। मेरे लिए तो बस कुछ ही बच्चे बहुत हैं, लेकिन जॉफिश ऐसी है जो इतने सारे बच्चों को अपने मुंह से जन्म देती है। सेंटीपीड, जन्म देने की प्रक्रिया जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब तक आप एक सेंटीपीड को जन्म देते और उनकी देखभाल करते हुए ना देख लें, अगर आप देख भी लेते हैं तो आपको इन्हें आग से जला देने का मन कर सकता है। ज्यादातर सेंटीपीड अपने अंडों को सड़ती हुई लकड़ियों या फिर मिट्टी में जन्म देते हैं। ये बात स्पीशीज पर निर्भर करती है कि कितने अंडे हो सकते हैं। 15 से 60 के बीच हो सकते हैं और इन अंडों को हैच होने के लिए 30 दिनों का समय लगता है। और अपने मातृत्व स्वभाव के कारण वे अंडे एक दूसरे के करीब देती हैं और यहाँ तक कि उन्हें बचाने के लिए वे खुद को उनके इर्द गिर्द लपेट भी लेती हैं। उनकी लिपटी रहने की ये प्रक्रिया इन बच्चों के हैच होने के बाद भी जारी रहती है, जो देखने के लिए मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये युवा कैटरपिलर को फंगी से इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसलिए मादा कैटरपिलर हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है ताकि वे एडल्टहुड देख सकें। लेकिन उनका ये प्यार हमेशा लिपटने से नहीं दर्शाया जाता, बल्कि जब एक फीमेल डिस्टर्ब होता है या फिर उन्हें खतरे का एहसास होता है, तो या तो वे अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं या खुद उन्हें खा जाती हैं। अरे यार, मुझे तो इनका रेंगना भी पसंद नहीं था कभी भी। पेंगोलिन, एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाले ये जीव देखने में क्यूट हैं और इन्हें पेंगोलिन्स के नाम से जाना जाता है। इनके पास एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्हें बहुत ही बेहतर योद्धा बनाता है, जैसा कि हम कई वीडियोस और गेम और कैरेक्टर्स में भी देख चुके हैं। उनकी एक खासियत ये है कि वे खुद को एक बॉल में तब्दील कर सकते हैं। पेंगोलिन के स्केल्स कार्टिन के बने होते हैं
बिल्कुल इंसानों के नाखूनों की तरह। फर्क इतना है कि वे साइज में बड़े होते हैं और अगर आपने इस मैमल को गलत डायरेक्शन से पकड़ने की कोशिश की तो हो सकता है ये आपके लिए दर्दनाक साबित हो। यहाँ तक कि प्रकृति के सबसे अच्छे शिकारियों को भी इन्हें खोलने में परेशानी होती है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी कड़क त्वचा होने के बावजूद वो खुद को नुकसान पहुंचाए बिना जन्म कैसे देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका गेस्टेशन पीरियड तकरीबन 5 महीनों का होता है और ये एक बार में एक ही पप को जन्म देते हैं। और जब इन 6 इंच के पप का जन्म होता है तब इनके ये स्किल्स पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि उस वक्त ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जन्म लेने के एक ही दिन के बाद ये स्किल्स बिल्कुल एक एडल्ट पेंगोलिन की तरह डेवलप हो जाते हैं। सांप, क्या सिर्फ मुझे ऐसा लगता है या फिर हमें स्कूल में सिखाया गया था कि रेप्टाइल्स अंडे देते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? इस वक्त आप एक बो स्नेक को अंडा देते हुए देख सकते हैं। देखने में ये बेहद रोचक है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांप अपनी प्रजातियों के आधार पर 3 अलग अलग तरीकों से जन्म दे सकते हैं। ओविपेरस स्पीशीज अंडे देती हैं जिनमें मादा के अंदर भ्रूण का विकास बेहद कम होता है। वहीं विपिपेरस स्पीशीज जो पूरी तरह से डेवलप्ड एम्ब्रोयो को जन्म देती हैं। और तीसरी स्पीशीज है ओवोविपिपेरस जो कि असल में हाइब्रिड होते हैं। ओवोविपिपेरस एग्स मादा के अंदर ही विकसित होते हैं और हैच हो जाने के बाद ये अंडे मादा के अंदर ही छोड़कर बाहर आ जाते हैं। लाइव बर्थ देने में बोआ जैसे अजगर और एनाकोंडा वाइपर जैसे रेटल स्नेक और समुद्री सांप जैसे कि हॉर्न्ड और ऑलिव स्नेक्स होते हैं। आमतौर पर स्नेक्स का जेस्टेशन पीरियड 5 से 8 महीनों के बीच होता है और वे एक बार में 14 बच्चों को एक साथ जन्म दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आप जितने भी सांप देखते हैं उनमें से तो कई अभी भी जन्म के लिए तैयार हैं। जेलीफिश का जन्म कैसे होता है? ये कोई एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछेंगे या फिर उन्हें इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन ये प्रक्रिया प्रभावशाली जरूर है। वैसे तो जेलीफिश की बहुत सारी स्पीशीज एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब मेल अपने स्पर्म पानी में रिलीज करता है जो फीमेल की तरफ तैर कर जाते हैं और उसके एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। ये फर्टिलाइज एग्स फीमेल जेलीफिश के आर्म्स में ही डेवलप होते हैं, जिसके बाद ये प्लेनुएला लार्वा में तब्दील हो जाते हैं जो लगभग एक चावल के दाने के आकार के होते हैं, लेकिन वे समुद्र के तल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। जैसे ये तल पर सेटल हो जाते हैं तो सिलेंड्रिकल रूप ले लेते हैं जिसे पोलिप्स के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद ये पोलिप्स डेवलप होता है, जिसे डेवलप होने में हफ्तों से लेकर सालों तक का वक्त लग सकता है। पोलिप बर्ड्स किसी एलियन फ्लावर की तरह होते हैं जिसके बाद में वो जेलीफिश के रूप में रिलीज होते हैं, जिन्हें आइफ्रा लार्वा के नाम से भी जाना जाता है। असल में जेलीफिश के बेबी वर्जन होते हैं जिन्हें आप पसंद करें ना करें। खैर, कुछ वक्त में ये एडल्टहुड को हासिल कर लेते हैं जिसे हम मेडुसा स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसके बाद जन्म देने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाती है। मुझे पता नहीं था कि जेलीफिश जैसे ब्रेनलेस क्रिएचर्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी के भी जन्म देने की प्रक्रिया से प्रभावित हुए? इनमें से कौन सी प्रक्रिया आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।